नमस्ते। गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। गुरुकुल में हम लोग कोई शिक्षक जो हम लोगों को बहुत सी ऐसी बातें जिसके अंदरूनी क्या मतलब है, उसका अर्थ क्या है, क्योंकि सीधे सपाट रूप में तो बहुत सी चीजें समझ में नहीं आती हैं। उसके लिए इस कार्यक्रम में गुरुकुल में हम अपने किसी शिक्षक को बुलाते हैं। मेरे साथ आज प्रोफेसर रमेश दीक्षित साहब। प्रोफेसर रमेश दीक्षित साहब पॉलिटिकल साइंस के शिक्षक होने के साथ साथ इन्होंने बहुत पास से राजनीति को अपने छात्र जीवन से देखा, जेपी आंदोलन को देखा, सारे दौर देखे हैं। मतलब मैं सीधे सीधे अपने विषय पे आ जा रहा हूं, जो कि मुझे आपसे समझने के लिए जिसको आज का प्रोग्राम है। अभी 29 मई को दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक, जिसको उन्होंने कहा, इंटरनेशनल सेमिनार किया 3 दिन का, और उसकी थीम ये थी कि रिविजिटिंग द आइडियाज ऑफ इंडिया फॉर स्वराज टू न्यू इंडिया। और वो एक मुझे ये नहीं समझ आया, उन्होंने टाइम स्पैन लिया 150 साल का, जर्नी ऑफ इंडिया फॉर लास्ट 150 ईयर्स। वो विवेकानंद और गांधी को कर रहे थे। तो पहले तो जरा क्योंकि मुख्य बात तो यह है कि उसमें अमित शाह साहब उसके मतलब चीफ गेस्ट थे। अमित शाह साहब ने वहां काफी कुछ बताया कि राइट्स और ड्यूटीज का फर्क समझाया, ड्यूटीज की अहमियत बताई, उस पर बाद में आएंगे। लेकिन जरा मैं आपकी समझ के लिए, क्योंकि हम तो पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब 1947 से 75 साल मानते हैं, ये 1.5 साल की जर्नी इंडिया फॉर स्वराज टू न्यू इंडिया, ये जरा भाई साहब थोड़ा सा इस पे प्रकाश डाल देते, फिर हम लोग आगे बढ़े। आनंद जी, ये जो 150 साल की यात्रा है, ये यात्रा दरअसल हिंदुस्तान में आज़ादी के संघर्ष की यात्रा है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध से 2 चीज़ें साथ साथ शुरू हुई थी। एक आज़ादी के लिए संघर्ष और दूसरा समाज सुधार। तमाम तरह की जो तमाम धर्मशास्त्रों के द्वारा प्रदत्त जिस तरह की गैर बराबरियाँ थीं, जिस तरह के सामाजिक अन्याय की स्थितियाँ थीं, उनको दूर करने के बारे में भी तमाम चीज़ें शुरू हो गई थी 19वीं सदी से ही। तो ये कालखंड महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि समूचे कालखंड में हिंदुस्तान के हर कोने में समाज सुधार की एक धारा सी बह रही थी। ये जो नाम जिनसे हम वाकिफ़ हैं, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद महासागर और विद्यासागर, और साथ साथ महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले, केरल में नारायण गुरु, ये वो लोग थे जो भारतीय समाज में जिस तरह की श्रेणीबद्ध स्तरीकृत जो गैर बराबरी थी, उस गैर बराबरी के खिलाफ, और ख़ास तौर से स्त्रियों के अधिकारों के बारे में, स्त्रियों की शिक्षा के बारे में, स्त्रियों की शादी की उम्र के बारे में, और सबसे बड़ी चीज़ है कि सती प्रथा जैसी प्रथा को समाप्त करके स्त्री को बराबरी का, उसकी जीवन की रक्षा का दायित्व, इस तमाम विषयों पर वो विचार कर रहे थे। इसलिए ये जो 150 साल का सफ़र है, ये तो आज़ादी की तरफ मुक्ति, हर तरह से मुक्ति, धर्म के बंधनों से, रूढ़िवादिता से, अंधविश्वास से मुक्ति का सफ़र है। तो ये सफ़र तो निश्चित तौर पर बहुत ही प्रेरक सफ़र है, जिसमें जो हस्तियाँ आती हैं वो विवेकानंद भी उस दौर में आ जाते हैं, उसमें अरबिंदो भी हैं, उसमें गांधी भी हैं, उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर भी हैं। ये तमाम बड़ी हस्तियाँ हैं उस दौर की, जिनके दिमाग में एक ही सपना था, हिंदुस्तान का जो मोज़ाइक है, ये जो बहुलतावादी समाज है, हिंदुस्तान की बहुलता को बचाए रखते हुए एक ऐसा नया समाज बनाना जो ज़्यादा मानवीय हो, जहाँ गरिमा हो और जहाँ बराबरी की बात हो। तो मुझे तो लगता है कि अच्छी बात है, अगर आज के हुक्मरान अगर 150 साल की यात्रा को याद दिलाना चाहते हैं, तो मुझे खुशी है, अच्छी बात कर रहे हैं वो। क्योंकि 150 साल की बात जैसी आप करेंगे, वैसी आपके मन में एक उभरते हुए आधुनिक भारत की तस्वीर उभरती है। एक ऐसा आधुनिक भारत जहाँ किसी तरह का धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, जहाँ बराबरी होगी, और जहाँ के लोग साथ मिलकर संयुक्त रूप से एक साझी संस्कृति को परवान दे रहे होंगे। स्वाभाविक है। तो मुझे तो अच्छा लगा कि अगर 100 साल की सफर की याद दिलाई गई है, अच्छी बात है। जी, मैं प्रोफेसर साहब आपको और एक और, मतलब मैं जैसे मैं अगर इसको कंसीव करता, क्योंकि इन्होंने जो उसके पॉइंट्स कहे थे कि टू डिस्कस स्वदेशी, वंदे मातरम, स्वराज, नेशनलिज्म एंड सोशलिज्म, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप गांधी की यात्रा ही को ले लें तो 69 बॉर्न गांधी, 150 साल,
विवेकानंद जी की यात्रा को ले लें, 62-63 बॉर्न विवेकानंद जी, उनकी करीब 150-160 साल। तो खैर मुख्य बात यह है कि जो पॉइंट्स डिस्कस करने की बात थी उसमें वंदे मातरम भी आ रहा है, उसमें स्वदेशी भी आ रहा है, उसमें स्वराज भी आ रहा है, उसमें नेशनलिज्म भी आ रहा है, सोशलिज्म भी आ रहा है। मेरे ख्याल में गांधी का जो स्वराज है वो इन सब चीजों को समेटता है, वो चाहे स्वदेशी हो, चाहे नेशनलिज्म हो, चाहे सोशलिज्म हो। तो ये आपको क्या लग रहा है कि ये अलग अलग जो वंदे मातरम, अब जैसे वंदे मातरम एक वर्ग विशेष के लिए हिंदुस्तान में, एक जात विशेष के लिए आज की पॉलिटिक्स के हिसाब से वो थोड़ा दिक्कत वाला हो गया है? दिक्कत वाला नहीं है। आखिर हमने वंदे मातरम को संविधान सभा ने स्वीकार किया है, राष्ट्रगान के रूप में, नेशनल सॉन्ग के रूप में स्वीकार किया है, तो स्वाभाविक है, उससे परेशानी की कोई बात नहीं है। वंदे मातरम, माँ को प्रणाम करना, नमस्कार करना, ये तो हर जगह, इस्लाम में भी माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है, ये कॉन्सेप्ट है। आदाब कहना माँ को, इसमें कोई नहीं है। जो गाना फिल्म का रहा है, रहमान का लिखा हुआ, ऐ माँ तुझे सलाम, तो ये वंदे मातरम सलाम है माँ को। मुझे नहीं लगता है ये। हाँ, ये जरूर है कि वंदे मातरम को जिस तरह से राम के नाम को एक युद्ध के घोष के रूप में स्वीकार पर पेश कर दिया गया है, वैसे ही वंदे मातरम को एक युद्ध के घोष के रूप में अक्सर पेश करने की कोशिश होती है। वैसे जितना हिस्सा उसका हमारे राष्ट्रीय गान में है, उसमें तो मौसम की बात है, हमारी फसल की बात है, खेती की बात है, छठ श्यामला जमीन की बात है। वैसा कुछ भी नहीं है क्योंकि धार्मिक रूप से या किसी तरह से किसी को आहत करता हो। मुख्य चीज ये है कि अच्छी से अच्छी चीजें अगर उन्हें आप नकारात्मक दृष्टिकोण से पेश करने की कोशिश करें, तो जय हम लोग, हमारे गांव में तो जय सीताराम, ये राम जय राम जी की, ये सब कहा जाता था। और यही उसी को अगर आप टोन बदल कर युद्ध के स्वर में कह दें, तो एक तरह का युद्ध का आह्वान हो जाता है, युद्ध की ललकार हो जाती है। तो मुझे लगता जी है कि इन तमाम चीजों को, राष्ट्रवाद को, स्वदेशी की अवधारणा को, इन सब चीजों को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। और गांधी ने तो स्वदेशी की बात गांधी से ज्यादा किसने की थी, कि जिन्होंने बाकायदा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी केवल भावना तक सीमित नहीं था। स्वदेशी का मतलब था कि घर का बुना हुआ, हाथ के करघे का बुना हुआ, बुने हुए कपड़े से, जो धागे से जो कपड़ा बने, उसे पहनना जाए। और गांधी जी ने तो हर घर में चरखा लगवा दिया। तो सवाल ये है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा, इस पूरे 150 साल के सफर के जो नायक हैं वो विवेकानंद होंगे। विवेकानंद ने कहा था, कैसा है ये देश, यहाँ इसको मत छो, उसको मत छो, वो छूत है, वो छूत है। उन्होंने कहा कि हमारा धर्म तो कुछ मिलाकर अछूतवाद हो गया है, धर्म का मतलब ही नहीं रह गया कोई भी। तो इसलिए मुझे लगता जी है कि इनके जो बड़े विचार थे, और विवेकानंद जी तो साफ साफ कहते थे कि यहाँ पर जितने लोग रह रहे हैं, जितने लोग हैं, उतने ही मत हैं, उतने ही धर्म हैं, ये बात कहा करते थे। तो जी इसलिए विवेकानंद को, गांधी को जब उठाते हैं, तो निश्चित तौर पर हम भारत की बहुलतावादी संस्कृति की बात उठाते हैं, और हम एक ऐसे देश का सपना देखते हैं जो विदेशी साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद के खिलाफ जो लड़ाई चल रही थी, उस लड़ाई के नायकों के रूप में उनको हम देखते हैं। इसलिए स्वराज्य की बात यानी अपने पर अभिमान, अपनी विचारों पर, अपने सामर्थ्य पर, अपनी क्षमता पर, और सबसे बड़ी चीज है अपने देश की गंगा जमुनी संस्कृति पर, जो कोई भेद नहीं मानती धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर। और जो जाति के आधार पर भेदभाव था, उसे दूर करने की कोशिश गांधी जी ने और स्वतंत्रता संग्राम के सभी नायकों ने अपने अपने तरीके से की थी। और इसीलिए जो संविधान हमारे सामने आया, वो संविधान बराबरी का, बंधुत्व का, आजादी का उद्घोष है। उसका जो प्रियम्बिल है, मुझे लगता है वो प्रियम्बिल तो 150 साल के सफर को बखूबी स्थापित करता है कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, और सबसे बड़ी चीज गरिमा, ये तमाम चीजें मनुष्य की गरिमा के साथ। तो मुझे लगता है कि मैं तो जो भी 150 साल का सफर की याद दिलाएगा हिंदुस्तान का, वो सफर तो कांटों भरा रहा है, आसान नहीं रहा है। लोगों ने जाने गंवाई हैं अपनी। आखिर 1925 में काकोरी कांड हुआ था, इस सारी 3 लोगों को फांसी दी गई, बिस्मिल को, अशफाक को, लाहिड़ी साहब को दी गई। उसके बाद भगत सिंह का दौर आया, तो तुरंत बाद ही 1930 लोगों को 31 से फांसी दी गई। तो तमाम लोगों ने जो आज़ादी 150 साल का सफर है, वो सफर हिंदुस्तान के बहादुर जवानों की कुर्बानियों का इतिहास है। उस जी कुर्बानियों के इतिहास में अगर कोई व्यक्ति अकारण ऐसी बातें पेश करना चाहे जो थोड़ी सी कहना चाहिए
परेशानी पैदा करने वाली हों, उसे अच्छा नहीं कहा जा सकता। हमें तो 1857 से जो सफ़र शुरू हुआ था, जहाँ हिंदू मुसलमान सभी लोगों ने मिलकर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को अपना नायक घोषित किया था ब्रिटेन की हुकूमत के खिलाफ, तो हमें तो उस बहादुरी को, और जिसमें जो कुर्बानियाँ दी गई 1857 वाले संघर्ष में भी रानी लक्ष्मीबाई भी हैं और बेगम हज़रत महल भी हैं, बादशाह ज़फ़र भी हैं, अज़ीमुल्लाह खां भी हैं। आप गौर कीजिए कितनी बड़ी कहना चाहिए विरासत रही है हिंदू मुस्लिम एकता की, तमाम धर्मों के बीच, और कुर्बानी की सबसे बड़ी चीज़ है वो जज्बा कि हम अपने देश के लिए, राष्ट्रवाद का मतलब क्या था कि हम अपने देश को औपनिवेशिक गुलामी से आज़ाद करने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को तैयार हैं, और जिसमें सभी लोग जो यहाँ के बाशिंदे हैं वो सभी लोग एक साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर हिंदुस्तान की मुक्ति के लिए संघर्ष करेंगे, ये सपना था। तो मुझे तो जी लगता है कि स्वराज और गांधी की कहना चाहिए आधुनिक भारत की कल्पना, वो तो आदर्श है अपने आप में कि जहाँ बड़ा मानवीय समाज, एक ऐसा समाज जहाँ किसी तरह के बंधन नहीं होंगे, जहाँ शासित लोग जो शताब्दियों से समाज की निचले पायदान पर रहे हैं, वो आंखों में आंखें मिलाकर उन लोगों से बात कर सकेंगे जो अब तक शोषक रहे हैं, उनका शोषण करते रहे हैं। और गांधी कहा ही जी था तो समाज का आखिरी व्यक्ति है, उसका सशक्तिकरण वही लोकतंत्र का मतलब होता है। जो हमें दिखाई पड़ता है कि भारतीय संविधान ने ये सुनिश्चित किया है। जी वैसे एक और, क्योंकि अब एक मुख्य मुद्दा वहां पे ये हुआ इस चर्चा के दौरान, अमित शाह साहब उसके मुख्य अतिथि थे और उन्होंने जब अपना वक्तव्य दिया तो वहां उन्होंने राइट्स और ड्यूटीज की बात बहुत की, उन्होंने कर्तव्य और अधिकारों की बात कही, और उन्होंने ये एम्फेसाइज किया कि भाई देखिए, आप अधिकार की बात केवल मत करिए, आपके कर्तव्य हैं, और अगर आप अपनी ड्यूटीज करेंगे तो अधिकार अपने आप आपको मिल जाएंगे। मतलब उनका ड्यूटीज पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस था। ये मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगर मेरा राइट टू फूड है तो आप मुझे पहले खाने को तो दीजिए, मेरा राइट टू एजुकेशन आप मुझे पढ़ाइए, तो मुझे ड्यूटी उटी आप फिर याद दिलाते रहिएगा मेरी क्या ड्यूटीज हैं। ये आनंद जो जी, बैलेंस है जरा इसको समझाने की कोशिश करिए कि आनंद जी, राइट्स और ड्यूटीज। आनंद जी, जी सभी पारंपरिक समाजों में कर्तव्यों पर ही विशेष जोर दिया गया था, जी और अधिकार की जो अवधारणा है जी वो 18वीं सदी की समझ मान लीजिए वहाँ से शुरू होती है, और जितनी अवधारणाएं हैं लोकतंत्र की है, आज़ादी की है, बराबरी की है, इन सबको हम 18वीं सदी से शुरू हुआ मान सकते हैं। उससे पहले की चीज़ें भ्रूणावस्था में थी, क्लैरिटी नहीं थी अधिकारों के बारे में, लोकतंत्र के बारे में। कहने को तो लोकतंत्र हमारे यहाँ प्राचीन गणतंत्रों में भी था, मगर जी सही जो लोकतंत्र आया कि जिसमें मनुष्य को बराबरी का अधिकार दिया गया और सत्ता से मनुष्य इंसानों की सहमति पर सत्ता को बने रहने का अधिकार दिया गया, तो ये चीज़ें 18वीं सदी के बाद से शुरू होती हैं। तो सवाल ये है कि हमने लंबा सफ़र तय किया है अधिकार पाने के लिए, वरना तो दास हुआ करते थे, गुलामी प्रथा हुआ करती थी, और बड़े-बड़े किसानों के खेतों में भूमिहीन किसान काम करते थे, भूमिहीन खेतिहर मजदूर काम करते थे। तो स्वाभाविक है, तो वहाँ पर तो केवल कर्तव्य पर जोर था। हर व्यक्ति के अधिकार तो किसके होते थे? पादरी के अधिकार थे, धर्मगुरुओं के अधिकार थे, बड़े सामंतों के अधिकार थे, राजा के अधिकार थे, और राजा के दरबारियों के अधिकार थे। तो अधिकार केवल उन लोगों के होते थे जो सुखासीन तबका था, जो अभिजन तबका था उस देर का, उसके अधिकार हुआ करते थे। बाकी रियाएँ थीं, प्रजाएँ थीं। सवाल ये है कि आधुनिक लोकतंत्रों में अब प्रजाएँ नहीं होती हैं, जो जहाँ केवल कर्तव्य की बात की जाती है। इसका मतलब है कि आप अभी भी समाज के लोगों को नागरिक नहीं, प्रजाएँ समझते हैं। अधिकार का मतलब है नागरिकता, और नागरिकों को अधिकार मिलते हैं इस बात के कि वो अपनी बात स्वेच्छा से, निर्भीक तरीके से कह सकें। वो राजसत्ता पर सवाल उठा सकें। वो ये कह सकें कि हमें खाना चाहिए, हमें कपड़ा चाहिए, हमें मकान चाहिए। अपनी ज़रूरतों को राजसत्ता के सामने पेश कर सकें। इसलिए ये जो हासिल किया गया है पिछले 2-250 वर्षों में, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसे आसानी से कोई खोने नहीं जा रहा है, न खोने देगा। तो अब जी हो क्या रहा है कि वे तबके, समाज के वे वर्ग जो लगातार शताब्दियों से सत्ता के शिखर पर बैठे हुए थे और जिन्होंने पूरी जनता को अपना प्रजा मान रखा था, उन्हें प्रजाओं का नागरिक हो जाने का भाव उन्हें सच नहीं रहा है। वे अभी जी भी ये चाहते हैं कि वापस प्रजाएं हो जाएं तमाम लोग। इसलिए जी एक खतरनाक ध्वनि आती है, अगर
देश के शासक वर्ग के लोग अगर ऐसी बात कहते हैं कि केवल कर्तव्यों से ही अधिकार अपने आप हो जाएंगे, इसमें एक पेच आता है। और पेच ये है कि किन अधिकारों, किन कर्तव्यों को मानेंगे हम। एक कर्तव्य तो वो था जो कई पुस्तकों में शताब्दियों पहले कहा गया था कि कुछ लोगों को केवल सेवा टहल करना चाहिए। कुछ लोग जन्म से बहादुर हैं, कुछ लोग जन्म से विद्वान हैं, कुछ लोग जन्म से व्यवहार कुशल हैं, व्यापार कर सकते हैं। और जो चौथे लोग हैं या चौथे वर्ण के बाहर जो लोग हैं, उनका काम केवल सेवा टहल करना है, सेवक की भूमिका अदा करनी है। और ये हमारे कई धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि तीन बड़े, जो पहले तीन वर्ण हैं, उनकी सेवा करने में ही अच्छी गति मिलती है चौथे वर्ण के या पांचवी वर्ण के लोगों को। तो सवाल यह है, अगर कर्तव्यों की वो धारणा किसी के दिमाग में है तो मुझे लगता है इस पर तो लंबी बहस होगी। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, और वो ये है कि कर्तव्यों का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में भी है। आपातकाल के दौरान 42वीं संशोधन के माध्यम से 1976 में हमारे संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उस चैप्टर में यानी चैप्टर 4 में चौथे अध्याय में जहां पर खत्म होता है आखिरी राज्य का नीति निर्देशक तत्व 51 अनुच्छेद 51, उसमें एक जोड़ दिया गया का, एक आ कहा गया, उसको ए और आ कहा गया है। तो 51 में 10 कर्तव्यों का जिक्र किया गया है। वे कर्तव्य तो सबको मानने चाहिए, और मुझे लगता है उन कर्तव्यों को मानने में न जनता को परेशानी होगी और न उससे शासकों को परेशानी होनी चाहिए। उससे बड़ी सी बातें कही गई। उसमें कहा गया है कि संविधान का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना चाहिए। वो कर्तव्य हिंदुस्तान की जनता बड़ी ड्यूटीफुली उस कर्तव्य का लगातार निर्वाह कर रही है। और लोग संविधान, बल्कि जितने भी संघर्ष हुए हैं पिछले दिनों, जनता ने जिन संघर्षों में भागीदारी की है, उन सभी संघर्षों में संविधान के प्रति लोगों के हाथ में रही है। एक हाथ में राष्ट्रध्वज रहा है, एक हाथ में संविधान की प्रति रही है। तो संविधान के प्रति और राष्ट्रध्वज के प्रति जो आस्था है हिंदुस्तान की जनता की, वो तो गजब की है। उतना मैं समझता हूँ वही संविधान का राष्ट्रध्वज और संविधान लोगों को ताकत देता है, उसका सम्मान जी करना चाहिए। बड़ी सी बात है, जी इस पर में क्या गड़बड़ी है। दूसरी जी बात एक और कि जो हमारी तमाम चीजें हैं, उसमें जो हमारी ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहरें हैं, उन धरोहरों का सम्मान किया जाना चाहिए। और यहाँ क्या हो रहा है कि हर सांस्कृतिक धरोहर को मिटाने की बात की जा रही है। तो सवाल है कि जो जो विसंगतियां तो साथ साथ नहीं चल सकती हैं। अगर आपको कर्तव्यों की बात करनी है तो संविधान के 51 ए में, अनुच्छेद 51 ए में जिन कर्तव्यों का जिक्र किया गया है, उन कर्तव्यों को अक्षरशः पालन करना ही एक संविधान की में विश्वास रखने वाले नागरिक का नैतिक कर्तव्य बन जाता है। उसमें यह भी कहा गया है कि किसी तरह का अंधविश्वास नहीं मानना चाहिए। वैज्ञानिक चेतना की बात, साइंटिफिक टेम्पर की बात की गई है। और साइंटिफिक टेम्पर के साथ साथ बात की गई है पर्यावरण को अच्छा बनाए रखने के लिए कोशिश करने की बात की गई है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपना तन मन धन निछावर करने की बात की गई है। तो कर्तव्य तो ये हैं कि जो कर्तव्य नागरिकों के हैं, और मुझे लगता है हिंदुस्तान की जनता ने अपने सारे कर्तव्यों का बखूबी पालन किया है। सिर्फ एक चीज को छोड़कर कि आज 21वीं सदी के इस मोड़ पर कोई उनको ये नहीं बता सकता है कि उन्हें दोबारा प्रजा बनना है। वे प्रजा बनने के में स्थिति में जानने से इनकार करेंगे, और वे अपने तमाम अधिकारों के लिए जो उनके मानव अधिकार हैं, जो संविधान के चैप्टर 3 में आर्टिकल 12 से लेकर और 35 तक जो दर्ज किए गए हैं, उन मौलिक अधिकारों को हिंदुस्तान देश की जनता छोड़ने वाली नहीं है। ये बात बिल्कुल साफ है। इसलिए जी ये कहना तो उचित है कि अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलते हैं। और मैं इससे सहमत हूँ, क्योंकि जो जी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, जो सार्वभौम घोषणा पत्र अधिकारों का, उसके भी अनुच्छेद 29(1) में ये कहा गया है कि लोगों को समाज के प्रति, अपने साथियों के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए ही अपने अधिकारों का पालन करना चाहिए। तो अच्छी ठीक अच्छी बात है। कोई भी ठीक है अधिकार अपने आप में पूर्ण नहीं होता है कि हम कर्तव्य तो निभाएंगे नहीं, मगर बार जी बार ये कहा जाना कि अधिकार बाद में आते हैं, कि नहीं, संविधान में पहला सब तीसरा चैप्टर जो है वो मौलिक अधिकारों का है, चौथा चैप्टर जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का है,
कि राज्य को क्या क्या करना चाहिए, राज्य के दायित्व बताए गए हैं, अधिकार नागरिकों के बताए गए हैं चैप्टर 3 में, और 4 में राज्य के कर्तव्य बताए गए हैं। तो राज्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, राज्य को शिक्षा के लिए व्यवस्था करनी चाहिए, राज्य को चिकित्सा की व्यवस्था करना चाहिए। तो मैं सहमत हूँ कि कर्तव्य तो होना जी चाहिए, राज्य जी को अपने कर्तव्य याद रखने चाहिए। तो जो कहा जी गया है उसके कि समय बीतने के जी साथ साथ एक ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि व्यवस्था में सुधार हो, समाज का विकास हो, समाज में सब लोगों में समानता का भाव बना रहे। तो तमाम चीजें कही गई हैं। और उसके बाद आता है 51A, जो कर्तव्य की बात करता है। तो जो जी हमारे संविधान में जो कर्तव्यों की अवधारणा है, वो अधिकारों की धारणा के बाद में आती है, और राज्य की जो जिम्मेदारियां हैं उसके भी बाद में आती है। पहले राज्य अपने कर्तव्य का निर्वाह करे नागरिकों के प्रति, पहले जी राज्य रोजगारी की समस्या दूर करे, नौकरियों के जी अवसर प्रदान करे, पूर्ण आजादी दे, और सबसे बड़ी चीज है खाने की सुरक्षा की गारंटी करे। ये तमाम जब राज्य पूरा कर लेगा तो स्वाभाविक है नागरिकों में खुद ही ये भाव पैदा होगा कि वे कर्तव्यों और अधिकारों के बीच एक सम्यक संतुलन बनाए रखने की कोशिश करेंगे। पर जी राज्य को अतिरिक्त अधिकार नहीं मिल जाता है कि लोगों जी को कर्तव्य के पालन के बारे में नसीहत दे या ज्ञान दे, क्योंकि जी संविधान में साफ साफ अधिकार दिए गए हैं। उन अधिकारों को कर्तव्यों की कीमत पर किसी तरह छीना नहीं जा सकता है। ये बात साफ। जी जी आप बहुत संक्षेप में एक टिप्पणी कर दीजिएगा क्योंकि समय करीब करीब समाप्त है। मेरी जो समझ में आया कि जैसे हम एक सरकार चुनते हैं, सरकार को अधिकार मिल जाते हैं हमें गवर्न करने के, लेकिन उसी के साथ साथ आम जन के लिए एक राजधर्म भी होता है, जो अटल जी ने भी कई बार याद कर दिलाने की कोशिश की थी। तो मुझे लगता है कि वो जो कर्तव्य है वो राजधर्म है। जो चुनी हुई सरकार हम बनाते हैं उसको अधिकार देते हैं हमें कैसे गवर्न करो। तो इस पे इसका सामंजस्य जितना अच्छा स्थापित हो जाएगा उतना अच्छा देश के लिए होगा। अगर इस पे एक बहुत संक्षेप में टिप्पणी कर सकें, नहीं, आपने खुद ही ये बात राजधर्म कह और दी है, जी आपने खुद ही ये बात कह दी है कि जो हमारे यहाँ से एक बात कही गई है, तुलसी बाबा तो बहुत अच्छे काफी बातें कही उन्होंने। ये भी कह दिया है कि जा सुराज्य प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। इसमें लोहे में निहित है, इस चौपाई में निहित है कि राजा को प्रजा की सुख के लिए, प्रजा के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। अगर राजा के काम से प्रजा दुखी है, उस राजा की जगह नरक में होगी। ये तुलसी बाबा कह गए हैं। इसलिए साफ साफ बात यह है, जो हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि राजा प्रजा के प्रति जवाबदेह है। आधुनिक लोकतंत्र भी कहता है कि राजा प्रजा के प्रति जवाबदेह है। हमारी भारतीय संस्कृति में निरंकुश राजा की कोई कल्पना नहीं की गई है। राजा प्रजा बस्तर हुआ करता था, राजा जनता के प्रति जवाब दिया हुआ करता था, और राजा जनता के कष्टों को जानने के लिए कई बार छद्मवेश में भी घूमा करता था, ये जानने के लिए कि जनता के क्या कष्ट हैं। इसलिए राजा का धर्म तो एक ही होता है, तो जनता के कल्याण की बात करे, जनता के सभी वर्गों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की बात करे, जनता के जो अमीर लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, उनकी महत्वाकांक्षाओं पर रोक लगाए, और जो समाज का गरीब तबका है उसको शक्तिशाली बनाए, उसका शक्तिकरण करे। ये राजा का दायित्व होता है। जिस राज्य में जितनी खुशहाली होगी वो राज्य उतना अच्छा माना जाएगा, और जो राजा जनता के हितों की फिक्र नहीं करेगा उसे आतताई कहा जाएगा, अन्यायी कहा जाएगा। तो राजा का धर्म तो है प्रजा के रक्षा करना, और राजा जी जब राजा अपने धर्म का सही तरह से इस्तेमाल करता है तो प्रजा बिना कुछ कहे ही अपने अधिकारों और कर्तव्यों में समुचित संतुलन बनाए रखती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। अगले हफ्ते किसी और नए विषय पे आपसे बात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।